फिलहाल इस कंडक्टर के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है, तो क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करेंगे? नहीं करेंगे। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस कंडक्टर को एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करवाएंगे बाय यूजिंग बैटरी। तो हमने इस कंडक्टर को बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, बैटरी को ऑन किया है, बैटरी को ऑन करने के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हुआ है। आई बात समझ में? हमारे बुक में ऐसे मेंशन नहीं किया है यहाँ पे कि बैटरी के साथ कनेक्टेड, बट इलेक्ट्रिक फील्ड तो इन द प्रेजेंस ऑफ बैटरी ही आएगा, ये आपको याद रखना है। बैटरी ऑन रखनी है आपको, नहीं तो आप बोलोगे कि बैटरी ऑफ कर दो। सिर्फ अटैच करने से कोई मतलब नहीं, बैटरी ऑन करके ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश होगा। ओके, अब हमें क्या करना है, हमने बैटरी के थ्रू यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड को सेट कर दिया। तो इस कंडक्टर के अंदर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिलेगा, ड्रिफ्ट मिलेगा। तो हम एक प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं। प्रोबेबिलिटी क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से स्टार्ट करे मोशन करना, तो इलेक्ट्रॉन्स का मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, कितना ही हो सकता है? आई बात समझ में? इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक ही हो सकता है। तो मान के चल रहे कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से स्टार्ट किए, कौन से साइड जाएंगे फिर वो इस साइड। तो इलेक्ट्रॉन का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वो डेल्टा एक्स है। तो डेल्टा एक्स का दो काम है, डेल्टा एक्स आपका लेंथ ऑफ कंडक्टर भी है। आप ध्यान से देखोगे ना, तो मैंने आपसे पूछा कि कंडक्टर का लेंथ बताओ कितना है, तो डेल्टा एक्स भी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कंडक्टर के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो उनका डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे डेल्टा एक्स ही है। तो डेल्टा एक्स कितने काम कर रहा है पता चल गया आपको? डेल्टा एक्स यहाँ पे दो काम कर रहा है, एक लेंथ ऑफ कंडक्टर की तरह भी काम कर रहा है वो, और दूसरा वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से थ्रू द कंडक्टर। ओके, तो मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो सीधी बात है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। ओके, तो अब यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट क्या लिया है, डेल्टा एक्स। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? अब सीधी बात है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम एस्टेब्लिश करके फोर्स लगवा रहे तो सीधी बात है इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्ट होगा। इसका मतलब वहां पे कौन सी वेलोसिटी रहेगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां पे मूव कर रहे हैं पता चल गया आपको? इलेक्ट्रॉन्स आपके इस वाले टर्मिनल से लेके इस वाले टर्मिनल तक मूव कर रहे हैं। तो उनका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डेल्टा एक्स। कैसे हुआ, वीडी इंटू डेल्टा टी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ तो टाइम लगेगा। तो कितना टाइम लगा उनको, डेल्टा टी टाइम लगा। डेल्टा टी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डेल्टा एक्स हो रहा है। तो डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या है, वीडी डेल्टा टी। ओके, ये कहाँ से आया पता चल गया आपको? ये कहाँ से आया, बेसिक फॉर्मूला से आया। ओके, अब ये जो यहाँ पे कंडक्टर का एरिया दिख रहा है आपको, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है कंडक्टर का, ए। कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ए है। हमने यहाँ पे जो कंडक्टर कंसीडर किया है वो आपका कौन से शेप का है, सिलिंड्रिकल शेप का। ऐसा हो सकता है कि वो रेक्टेंगुलर शेप का भी हो, उससे कोई फर्क, डेरिवेशन आपका सभी शेप्स के लिए कॉमन रहेगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमें यहाँ पे मेन क्या फाइंड करना है पता है आपको? हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू चार्ज ट्रांसफर डेल्टा क्यू। डेल्टा टी टाइम में कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, डेल्टा क्यू। टाइम कितना है अपने पास, डेल्टा टी। ये बेसिक फॉर्मूला है करंट का, ये तो आपको पता ही है। इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी होता है। चार्ज ट्रांसफर विद इन टाइम, कितना टाइम है आपके पास, डेल्टा टी। तो बेसिकली हमें यहाँ पे डेल्टा टी तो हमें ऑलरेडी पता है कि इतना टाइम है। डेल्टा क्यू पता है क्या आपको, डेल्टा क्यू हमें पता, तो हमें डेल्टा क्यू को ही यहाँ पे फाइंड करना है। तो डेल्टा क्यू को हम कैसे फाइंड करेंगे वही हमें यहाँ पे समझना है। ओके, तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक चीज नोटिस करनी है। हम ऐसे मान के चल रहे, नंबर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, नंबर डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर डिवाइड में वॉल्यूम। ये वाला फॉर्मूला होता है नंबर डेंसिटी का। सिंपल है, जैसे मास डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो वैसे नंबर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर डिवाइड में वॉल्यूम। ये तो समझ में आ गया। तो यहाँ से नंबर का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये बेसिक फॉर्मूला है। आई बात समझ में? नंबर का फॉर्मूला क्या हो गया, नंबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। क्लियर हो गया? तो मैं अगर आपसे बोलूं कि हमारे पास पर यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम है आपके पास, तो उसमें कितना नंबर डेंसिटी है, n है। कितना नंबर डेंसिटी आपके पास, n। पर यूनिट वॉल्यूम में कितना नंबर डेंसिटी आपके पास, n। तो मैंने आपसे बोला कि ये कंडक्टर का जो वॉल्यूम है, तो कंडक्टर का वॉल्यूम क्या आएगा, a एरिया इनटू लेंथ। तो लेंथ कितना अपने पास, डेल्टा x। तो ये तो वॉल्यूम हो गया किसका, कंडक्टर का। तो इसमें कितने नंबर में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे बता पाओगे आप? मैंने क्या बोला, फिर से एक बार बताता हूँ। पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं,
पर यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स है, तो इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो हम बोल सकते हैं n a डेल्टा x। यही हमारा क्या है, यही हमारा नंबर है इलेक्ट्रॉन्स का, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है वो। उस वाले टर्मिनल से उस वाले टर्मिनल तक कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, स्मॉल n a डेल्टा x, ये इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है। तो मैं आपसे बोलो चार्ज कितना होगा, तो आप बोलोगे चार्ज होगा डेल्टा Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Q इज इक्वल टू एनी, ये वाला फॉर्मूला लगाना है आपको। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है, n, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है माइनस e, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, n a डेल्टा x, इतने इलेक्ट्रॉन्स है, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है माइनस e। तो हम बोल सकते हैं माइनस n a डेल्टा x का वैल्यू क्या, देखो ये है यहाँ पे vd डेल्टा t, और इधर आएगा e। तो डेल्टा क्यू पता चल गया आपको, इतना नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, तो इतने ही अमाउंट में बस प्लस कर दो, इतने अमाउंट में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर होगा। मतलब मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में कितना नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, तो आप बोलोगे ये वाला। तो मैंने आपसे पूछा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग में कितना पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, तो इसका बस प्लस साइन लगा दो, इतना पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर होगा। आई बात समझ में। तो मैं अगर आपसे बोलूं अब मुझे करंट का फॉर्मूला बताओ, तो करंट का बेसिक फॉर्मूला क्या है, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा क्यू आपको पता है, उसमें डिवाइड कर दो डेल्टा टी से, तो आपको क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट मिल जाएगा। यही हमारा डेरिवेशन का सीक्वेंस है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, डेरिवेशन कैसे करना है। तो क्या क्या सीक्वेंस देखा हमने, सबसे पहले कंडक्टर लो, कंडक्टर को लेने के बाद उसको इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश करवाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे स्टैब्लिश करवाओगे तो क्या होगा, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ड्रिफ्ट लगाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करेंगे। ओके, तो मैंने आपसे क्या बोला कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, स्मॉल m, तो a डेल्टा x, इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, n a डेल्टा x, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है माइनस e, तो टोटल चार्ज कितना ट्रांसफर होगा, कैपिटल N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इतना नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर होगा। कहां से कहां तक, इस वाले टर्मिनल से इस वाले टर्मिनल तक। मैं बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग में कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, इसका नेगेटिव कर दो आप, मतलब ये अगर माइनस में है तो इसका और नेगेटिव क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज कितना ट्रांसफर होगा पता चल गया, इसका प्लस कर दो। अगर हमें डेल्टा क्यू पता है तो हम आई का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ओके, इस तरीके से हमारा डेरिवेशन है। अब हम डेरिवेशन को लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करो, आपके बुक में जो ये दिया है वो वाला डायग्राम ड्रॉ करो। देखो सबसे पहले हम एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। I इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। डेल्टा क्यू का वैल्यू हमने प्लेस कर दिया, एन ए डेल्टा एक्स ई, डिवाइड में क्या आएगा, डेल्टा टी। बट व्हाट इज डेल्टा एक्स, वी डी डेल्टा टी, वैल्यू प्लेस कर दिया, डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास किसका वैल्यू मिलेगा, I इज इक्वल टू एन ए वी डी ई, ऐसे आपको याद रखना है। तो अब हम इसके आगे क्या करेंगे, करंट डेंसिटी को फाइंड करेंगे। तो करंट डेंसिटी क्या होता है, I बाय ए, इस वाले को उस साइड लेके जाओ, तो ये हो जाएगा हमारे पास एन वी डी ई। तो करंट डेंसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, J इज इक्वल टू एन ई एन वी डी ई, ये मैग्नीट्यूड है। ओके, वेक्टर फॉर्म में अगर हम देखें तो वेक्टर फॉर्म में हम ऐसा लिख सकते हैं, J वेक्टर इज इक्वल टू माइनस एन वी डी ई, यहाँ पे वी डी वेक्टर में है, माइनस एन क्या बता रहा है, जे वेक्टर और वी डी वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट में है। अब ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए क्योंकि करंट डेंसिटी हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होता है। आई बात समझ में, आपको याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। तो देखो अब हमें बट मैग्नीट्यूड ऑफ वी डी वेक्टर, इसको हमने बोला था मैग्नीट्यूड ऑफ वी डी वेक्टर इज वी डी विच इज इक्वल टू वी डी इज इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाय एम होता है। वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेक्टर का vd, और vd का वैल्यू कितना होता है, स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाय एम। माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं। तो देयरफॉर j इज इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला क्या होगा फिर, j इज इक्वल टू n, vd का वैल्यू प्लेस करो, e कैपिटल ई टाउ बाय m, और उधर क्या आपके पास e है, तो e इंटू ई स्क्वायर टाउ बाय एम। तो e को मैं बाहर ले लेता हूँ। ओके, वेक्टर फॉर्म में लिखो तो इसको इन
वेक्टर फॉर्म, इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जे वेक्टर इज इक्वल टू सिर्फ ई का वेक्टर, बाकी टर्म्स का वेक्टर नहीं आएगा, तो हम बोल सकते हैं एन ए स्क्वायर टाउ बाय एम, और यहाँ पे क्या आएगा आपके पास ई वेक्टर। ओके, कंपेयर करते हैं इसको हम, अगर हम इसको कंपेयर करें किसके साथ, बट जे वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा ए वेक्टर, सो देयरफॉर सिग्मा इज इक्वल टू एन ए स्क्वायर टाउ बाय एम, और इसी को हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको हम, कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर। कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर क्या है पता चल गया आपको। अगर मैं आपसे बोलूं रेजिस्टिविटी बताओ, नाउ रेजिस्टिविटी 1 बाय सिग्मा होता है, सो देयरफॉर सिग्मा इज इक्वल टू क्या आएगा, एम, ऊपर का टर्म नीचे, नीचे का टर्म ऊपर आ जाएगा, बस एन ए स्क्वायर इधर आएगा टाउ। इसको बोलते हैं हम रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। इसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। इस तरीके से हमारा ये डेरिवेशन था। अगर आपको एग्जाम में आया रेजिस्टिविटी फाइंड करो, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला डिराइव करो, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला डिराइव करो, तो आपको यही करना है। और क्या पूछा जा सकता है आपको जे वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर, ये वाला टर्म भी बाय यूजिंग करंट डेंसिटी फॉर्मूला पूछा जा सकता है। ओके, इसके पहले भी हम ये वाला रिलेशन डिराइव कर चुके हैं, बट उसमें हमने करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज नहीं किया था, उसमें हमने डायरेक्टली मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ यूज करके किया था, याद करो। बट अभी फिलहाल हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला डिराइव किए हैं, बट यहाँ पे हमने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया है, इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हमने यूज किया। इन शॉर्ट हमने करंट डेंसिटी का यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज किया है और इस फॉर्मूला को हमने डिराइव किया है। तो बोर्ड एग्जाम में आपको क्या क्या पूछा जा सकता है, ये वाला फॉर्मूला डिराइव करो, ये पूछा जा सकता है, या फिर हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर, इसका फॉर्मूला डिराइव करो। और बोर्ड एग्जाम में एक 1 टाइम्स यही पूछा गया है, आई थिंक मेरे हिसाब से 24 या जून 24 में ऐसा वाला क्वेश्चन पूछा है, 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, तो आपको याद रखना है किस तरीके से इसको डिराइव करना है। कोई डाउट एक बार देख लो, I इज इक्वल टू एन ई, आपको यहां तक पता है ना, I इज इक्वल टू एन ई वी डी ए, यहां तक आपको पता है। बस ए को शफल करना है आपको, जैसे हमने यहां पे किया था, ए को हमने शफल किया तो हमें करंट डेंसिटी मिलेगा। फिर हमें यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड प्लेस करना है, तो हमें ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। ओके, 2 ही चीजें यहाँ पे करनी है, करंट को डिवाइड कर देना है ए से, उसके बाद वीडी का यहाँ पे मैग्नीट्यूड प्लेस करना है, तो आपको डेंसिटी कंडक्टिविटी या फिर रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला मिल जाएगा। ओके, करंट डेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, करंट डेंसिटी डिपेंड करता है J इज प्रोपोर्शनल टू A। अगर यहाँ पे I कांस्टेंट है तो, और करंट तो कांस्टेंट ही रहेगा, एक कंडक्टर में से जाने वाला करंट हम कांस्टेंट ही लेके चलते हैं, तो इसका मतलब एरिया अगर बड़ा है तो करंट डेंसिटी छोटा होगा, एरिया अगर छोटा है तो करंट डेंसिटी बड़ा होगा। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। समझ में आ गया? तो अभी हमने जो केस डिस्कस किया था उसमें यहाँ का एरिया 1, यहाँ का एरिया 2, तो यहाँ पे J1 बोल दो और यहाँ पे J2 बोल दो, तो J1 इज ग्रेटर देन J2, ये आपको याद रखना है। समझ में आ गया? इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चंस को मतलब किस तरीके से पूछे जा सकते हैं वो आपको यहाँ पे याद रखना है। क्लियर हो गया? तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे का जो टॉपिक्स है न्यूमेरिकल, आई थिंक मेरे हिसाब से वो न्यूमेरिकल्स हम कवर करेंगे। देखो एग्जाम्पल 3.1 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो आपको ऐसा बोला गया है कि एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर में से करंट जा रहा है I इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर का। ओके, कंडक्टर जो बना है वो बना है कॉपर से। किससे बना है वो? और उस कॉपर का डेंसिटी आपको गिवन है, डेंसिटी ऑफ कॉपर इज गिवन 9 into 10 power 3 kg पर डेंसिटी ऑफ कॉपर आपको गिवन है। उन्होंने हमें और एक चीज बताई है कि आई थिंक मेरे हिसाब से एटॉमिक मास ऑफ कॉपर दैट इज m इज गिवन विच इज इक्वल टू 63.5 U बोले तो यूनिफाइड मास, जिसको हम 1 ग्राम के इक्विवेलेंट ले सकते हैं। इसको हम चेंज कर सकते हैं
10⁻³ kg में। इतना समझ में आ गया? एक बार ध्यान से देख लो। एटॉमिक मास गिवन है आपको, यू में दिया है 1 ग्राम के इक्विवेलेंट ले सकते हो आप, उसको आप केजी में चेंज कर दो। ओके, और क्या दिया आपको? एरिया ऑफ कंडक्टर 1 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। और क्या दिया आपको? बस इतना ही दिया है, इतना ही दिया है, लिख लिया मैंने करंट। तो इतनी सारी चीजें हमें गिवन है। तो हमसे पूछा गया है ए वाले सेक्शन में कि आप ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करो। आई बात समझ में? ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है, वी नो दैट I is equal to n e v suffix d a होता है, वेना होता है, ये तो आपको मैंने बताया है। तो यहाँ से Vd का फॉर्मूला क्या आएगा? सो देयरफॉर Vd इज इक्वल टू I डिवाइड n e a। तो हमारे पास कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है वो देख लो। I दिया है हमें, A भी दिया है, हमारे पास n नहीं, n बोले तो नंबर डेंसिटी। आई बात समझ? n बोले तो नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट एरिया। इसका मतलब ये होता है पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसा होता है। n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इन शॉर्ट नंबर डेंसिटी। तो नंबर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, नंबर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N डिवाइड में वॉल्यूम V। तो n बोले तो हम यहाँ पे ग्राम लेके चल रहे हैं, तो हम यहाँ पे एवोगैड्रोस नंबर को कंसिडर कर सकते हैं। तो 1 n की जगह पे हम Na लिखेंगे, एवोगैड्रोस नंबर, और वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? सीधी बात है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू मास डिवाइड में डेंसिटी। तो यहाँ पे मास कौन सा पता है? वो एटॉमिक मास। तो यहाँ पे कैपिटल M आएगा, डिवाइड में यहाँ पे क्या आएगा आपके पास? डेंसिटी आएगा। तो Na इधर आएगा डेंसिटी D, और इधर आएगा आपके पास M। ओके, तो n कितना आएगा देख लेते हैं। 6.023 × 10⁻23। डेंसिटी कितना है? 9 × 10⁻3 है, डिवाइड में ये कितना है? 63.5 × 10⁻³ ओके। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बोलो कितना आएगा? ये कितना आएगा बोलो? 0.85 × 10⁻29 पर मीटर क्यूब। हो गया? आया सबका? ये देख लो आप, यही आने वाला है। आप इसको 28 पावर में कन्वर्ट कर सकते हो, 8.5 × 10⁻28। क्या अब हमें सभी वैल्यूज पता चल गई है? I पता है, N पता चल गया, E बोले तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, A तो आपको पता है। तो अब हम इसकी वैल्यूज यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। बोलो कितना आएगा ये? सो Vd इज इक्वल टू कितना आएगा? I डिवाइड NEA। एक बार फिर से फॉर्मूला लिख लेता हूँ। ओके, I का वैल्यू कितना है? 1.5। N का वैल्यू कितना है? 8.5 × 10⁻28 इंटू E का वैल्यू कितना है? 1.6 × 10⁻19। ओके, A का वैल्यू कितना है? मतलब 10⁻7। सॉल्व करो, आंसर कितना रहा देखो? 1.1 × 10⁻³ मीटर पर। क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ? मिली, ऐसा हम लिख सकते हैं इसको। तो Vd का वैल्यू कितना आया? Vd का वैल्यू आया 1.1 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो काफी कम स्पीड है ये क्वेश्चन से ही अगला क्वेश्चन रिलेट करेगा। एग्जाम्पल 3.2 थ्योरी बेस्ड है और एमसीक्यू बेस्ड है, इसी से आएगा। बहुत कम स्पीड है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड देने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन का स्पीड बहुत कम है, मिलीमीटर पर सेकेंड। बहुत ज्यादा स्पीड है क्या वो? बहुत कम है। फिर भी हमने जैसे स्विच ऑन किया तो वैसे तुरंत करंट एस्टेब्लिश हो जाता है। क्यों होता है उसका रीजन हमें देखना पड़ेगा। हो गया ये? लिख लो इसको। तो देखो, सबसे पहले हमें थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है, और फिर हमें थर्मल स्पीड को हम यहाँ पे सफिक्स देंगे V⁻T, ये हमें फाइंड करना है। और फिर बाद में हमें V⁻T/Vd ये रेशो
रेशो नहीं लेना है, बट कंपैरिजन के लिए हम रेशो लेके चलते हैं। ओके, कंपैरिजन करो तो इसलिए हमें रेशो लेके चलना पड़ेगा। ओके, अब ध्यान से देखो, सबसे पहले थर्मल स्पीड क्या है, तो थर्मल स्पीड फाइंड करने के लिए हमें थोड़ा सा एक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज करना होगा इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। तो वो फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू 3 बाय केबीटी। काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू 3 बाय 2 केबीटी। केबी इज अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी इज द टेम्परेचर। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ऑर्डिनरी टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर। ओके, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का और एक फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। ये तो काइनेटिक एनर्जी है, विच इज इक्वल टू 3 बाय 2 केबीटी। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 3 केबीटी बाय एम। तो हम बोल सकते हैं v इज इक्वल टू रूट 3 केबीटी बाय एम। तो ये हो गया हमारे पास किसका फॉर्मूला, थर्मल स्पीड का फॉर्मूला। अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि हमें डिग्री ऑफ जो फ्रीडम लेके चलना है वो 1 है, तो ये जो 3 है, ये 3 हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम को मेंशन करता है। तो हम ऐसे मान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का तो सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन ही आएगा। थर्मल एनर्जी की बात ही पता है ना आपको, बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का सिर्फ वाइब्रेशनल मोड है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या लेना है आपको, 1 क्यों लेना पता है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ वाइब्रेट करे, हम ऐसे मान के चल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशनल मोशन नहीं कर रहे और इलेक्ट्रॉन रोटेशनल मोशन नहीं कर रहे। अगर वो 2 टाइप की मोशन को नहीं कर रहे तो वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, वाइब्रेशन। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होना चाहिए, 1। इसलिए यहाँ पे 3 की जगह पे हम क्या लेंगे, 3 की जगह पे हम सिर्फ 1 लेंगे, और यही आपके बुक में दिया है। तो आपके बुक में वो कैसे आया है पता चल गया। ये किसी को पता नहीं है कि वो 1 कैसे लिया गया है। आप YouTube पे सारे लेक्चर्स देख लो, कहीं पे भी आपको पता नहीं चलेगा कि 3 की जगह पे 1 क्यों लिया गया है। तो 1 क्यों लिया गया पता चल गया, क्योंकि नॉर्मल हम जब टेम्परेचर की बात करते तो टेम्परेचर के कारण वाइब्रेशनल मोड आएगा, और वाइब्रेशनल मोड आएगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना लेना है आपको, 1 लेके चलना है। इसलिए हम 3 की जगह पे 1 प्लेस करके चलेंगे। तो V का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KBT बाय M। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू प्लेस करेंगे। देखो अब हमें ना यहाँ पे क्या KB पता है हमें, यस, KB का वैल्यू होता है 1.38 इंटू 10 पावर -23 जूल पर मोल पर केल्विन। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू इतना होता है 1.38 इंटू 10 पावर -23 पर जूल पर मोल पर केल्विन। ओके, और टेम्परेचर कितना है आपके पास, 300 केल्विन, दैट इज ऑर्डिनरी टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन होता है। क्या हमारे पास M है, व्हाट इज M, तो M हमें पता नहीं है, मास ऑफ कॉपर एटम। एक कॉपर एटम का मास आपको पता, क्या एक कॉपर एटम का मास आपको पता है, नहीं पता है आपको। तो हमें कितना पता है, हमें 1 मोल का पता है। हमने जो कंसिडरेशन किया है वो 1 मोल का है। क्या हमें 1 कॉपर एटम का मास पता है, नहीं पता है, लेकिन हम निकाल सकते हैं। सो मास ऑफ 1 कॉपर एटम इज इक्वल टू टोटल मास M था, उसको एवोगैड्रोस नंबर से क्या करो आप, डिवाइड कर दो। तो आप यहाँ पे मास फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में ना आपको कैसे करना है, मास ऑफ कॉपर एटम विच इज इक्वल टू जो मास गिवन था आपको एटॉमिक मास डिवाइड में एवोगैड्रोस नंबर। तो कितना था ये 63.5 इंटू 10 पावर -3 डिवाइड में कितना था 6.023 इंटू 10 पावर 23। तो कितना आएगा, कितना आ रहा है बोलो। सो M इज इक्वल टू 10.5 इंटू 10 पावर -26 kg। मास पता चल गया आपको। अब हम वैल्यूज प्लेस करें तो क्या आएगा देख लेते हैं। तो V इज इक्वल टू आएगा रूट ओवर KB का वैल्यू कितना है 1.38 इंटू 10 पावर -23 इंटू T का वैल्यू कितना है 300 डिवाइड में M का वैल्यू कितना है 10.5 इंटू 10 पावर माइनस, बोलो कितना आएगा आंसर, रूट में कितना आएगा देखो, रूट में बताओ पहले। हाँ
टेंस पावर -3, -3 आएगा, +3 आएगा, 10 की पावर 30, इसको अप्रोक्स 40 कर दो, 40 इंटू 10 पावर 3। तो क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ। सो v इज इक्वल टू 4 इंटू 10 पावर 4। अब इसका रूट आएगा 2 और इसका रूट आएगा 10 पावर 2 मीटर पर सेकेंड, विच इज इक्वल टू 200 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे बुक में ये दिया है, आई बात समझ में। तो हमारे बुक में जो आंसर आया है वो जादू से तो नहीं आया है, ये तो आपको पता चल गया। आई बात समझ में। हमारे बुक में सिर्फ लाइन में थ्योरीज में लिखा हुआ है, हमने उसको यहाँ पे सॉल्व किया है। अब कंपैरिजन करो, कंपैरिजन। So now V by VD is equal to 2 into 10 power 2 divide 1.1 into 10 power -3। तो ये जो भी आएगा देख लो आप कितना आएगा, ये 1 into 10 power। तो हम बोल सकते हैं V is a 10 power 5 times greater than VD। इसका मतलब थर्मल स्पीड ज्यादा होता है 1 लाख टाइम्स, किससे, डिप्ट वाले स्पीड से। इसका मतलब ये है। ओके, तो आपका एक क्वेश्चन हो गया है, लिख लो इसको। अभी हमारा पूरा वाला पार्ट नहीं हुआ है, सिर्फ बी का हमने फर्स्ट वाला पार्ट किया हुआ है। तो इसीलिए उसको बोल, इसीलिए ये वाला क्वेश्चन देख लो इस पे। A steady current flows in a metallic conductor of non-uniform cross section area। उन्होंने बोला है कि एक ऐसा कंडक्टर है जिसका एरिया यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब यहाँ का एरिया A1 है तो यहाँ का एरिया क्या है, A2। तो उन्होंने बोला है कि इसमें से एक स्टेडी करंट जा रहा है, स्टेडी मतलब कांस्टेंट करंट जा रहा है। तो सीधी बात है, यहाँ से हमने करंट पास किया, यहाँ से भी कितना करंट आ रहा है, I, यहाँ से भी कितना करंट आएगा, I। तो उन्होंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज कांस्टेंट अलोंग द कंडक्टर। करंट ही तो कांस्टेंट है, करंट ही तो सब में से सेम जा रहा है। बात समझ में आपको। उन्होंने क्या पूछा है कि अगर ऐसा कंडक्टर है जिसका एरिया अलग अलग है तो उसमें से सिर्फ एक करंट पास हो रहा है और करंट कैसा है आपका, कांस्टेंट है। तो बताओ नीचे में से कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट होगी, तो करंट ही तो है जो कांस्टेंट है। आई बात समझ में। आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा या नहीं होगा, तो सीधी बात है, देखो अभी हमने जो पढ़ा था उसके बेसिस पे बताता हूँ। I इज इक्वल टू क्या होता है, N E A V D। ओके, यहाँ पे आएगा N E A और इसका वैल्यू प्लेस कर दो, E कैपिटल E टाउ बाय M। ओके, इसको इस साइड लेके जाओ तो इधर आएगा J इज इक्वल टू N E स्क्वायर कैपिटल E टाउ बाय M, ऐसा आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है किसके ऊपर, बताया आपको, करंट डेंसिटी के ऊपर, और करंट डेंसिटी डिपेंड करती है किसके ऊपर, एरिया के ऊपर। तो इसका मतलब यहाँ पे एरिया अलग है, यहाँ पे एरिया अलग है, तो करंट डेंसिटी डिफरेंट होगा। तो करंट डेंसिटी आंसर, करंट डेंसिटी अगर डिफरेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिफरेंट होगा, ये भी आंसर नहीं आएगा। उसके बाद है ड्रिफ्ट स्पीड। तो सीधी बात है, अभी हमने देखा था अगर हम यहाँ पे J इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला लगाए NEVD, अगर करंट डेंसिटी डिफरेंट है तो ड्रिफ्ट स्पीड भी डिफरेंट है। तो सिर्फ एक ही कांस्टेंट है जो मेंशन है उन्होंने ऑलरेडी, करंट ही कांस्टेंट है, उन्होंने मेंशन किया है करंट ही कांस्टेंट है, स्टेडी करंट। दिख रहा है आपको, स्टेडी मतलब जो चेंज ना हो ऐसा करंट पास हो रहा है, तो वही तो उसका आंसर है। ओके।